बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 16 पानी की कहानी पढ़ेंगे। पानी की कहानी। पानी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और जल ही जीवन है और जल है तो कल है। इस तरह के बहुत सारे जो है हम लोग सुनते आए हैं और पानी के बिना जीवन जो है वो नामुमकिन है। तो पानी की कहानी इस पाठ के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार एक बूंद जो है अपनी कहानी कहती है। पाठ की शुरुआत हम लोग करते हैं। ये पाठ पानी की कहानी, ये इसके लेखक हैं रामचंद्र तिवारी और इन्होंने एक बूंद के माध्यम से उसकी कहानी की शुरुआत की है और अंत तक जो है वो इसका वर्णन किए हैं। अब यहाँ पर एक बूंद कहती है, मैं आगे बढ़ा ही था। यहाँ पर लेखक जो है कहता है कि मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। सरक कर मतलब खिसक कर मेरी हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। ठहर जाना मतलब रुक। ठहर मतलब रुक जाना। ठहर जाना, रुक जाना। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। अब थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के 2 कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हों। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि वो बूंद जो है मेरी हथेली पर आ गई और उसके 2 भाग हो गए और ऐसा लग रहा था कि मानो वो दोनों हिल हिल कर कुछ कह रहे हों, स्वर उत्पन्न हो रहा है। तो उसी सुरीली आवाज़ में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। वो कह रहा था, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज़ आई, सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया। मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ। अब यहाँ ओस जो है वो उसको जो है अपने मन की बात कहनी थी, तो उसने लेखक से कहा कि मैं ओस हूँ, जानता हूँ। मैंने कहा क्योंकि वो देख रहा था और वो कहता है कि मैं जानता हूँ। लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी। मालूम है, लेखक कहता है कि मालूम है। मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। झूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फवारा निकलता है। अब जो है वो लेखक कहता है कि झूठी यानी कि तुम झूठ बोल रही हो। क्या क्या पेड़ से पानी का फवारा निकलता है। बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कड़ों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। कैसे, मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें
छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जलकणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं और कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी और दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़ कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। जड़ जो है वो पानी को खींच कर, जो ज़मीन के नीचे पानी होता है उसे खींच कर ऊपर पेड़ तक पहुंचाता है ताकि पेड़ को भोजन मिल सके और वे हरे भरे रह सकें। तो फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी। उत्सुकता यानी कि जानने की इच्छा। तो उत्सुकता का अर्थ है जानने की इच्छा। तो मेरी उत्सुकता जो है बहुत बढ़ चली थी। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहाँ लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था, यानी कि दूसरे कण के लिए जो है, पानी के कण के लिए वहाँ पे जगह बनाई जा रही थी और आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस चली, यानी कि यहाँ पर बूंद जो है वो दोनों के बीच में खींचातानी होने लगी और वो जो है उसी में होकर रह गई। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसत भोगती रही, यानी कि 3 दिन तक जो है उसके रोए ने, जड़ों के रोए ने उस बूंद को खींच लिया और उसी में एक बूंद और आ गया। उसका भाई जो है और आ गया, जो कि उसको जगह देने के लिए इसे दबाया जा रहा था। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसत भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा और मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें न छू सकेगा। भैया, तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन और ओशजन यानी ऑक्सीजन नामक 2 गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? हैं। उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्ज्वल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों-ज्यों पास आता जाता था उनका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ
कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा न हुआ। वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूरी से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। तो उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। ऐसा? परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बने? मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया, और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया और मुझे उत्पन्न किया है। गंवा देना मतलब खो देना। गंवा देना उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया है और मुझे उत्पन्न किया है। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था और वह अब अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। वहाँ जहाँ तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। दृष्टि मतलब नज़र। जहाँ तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थीं तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। कमर कस के तैयार होना मतलब कि हर तरह से तैयार रहना। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ। बड़े आनंद का कितने दिनों तक? कई लाख वर्षों तक। कई लाख? हाँ, चौंको नहीं। मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। यानी कि जिस तरह से दाल में नमक बहुत थोड़ा सा डाला जाता है, और उसी तरह से इस बूंद के जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ गई। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों और सबके मुंह पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दब कर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। तरल शरीर मतलब जो द्रव रूप में होता है, लिक्विड फॉर्म में जो होता है। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही और फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के चलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। तो इस तरह से बर्फ़ जो है वो गर्मी पाकर पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। वर्णनातीत मतलब वर्णन से परे।
मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें निरा नमक भरा है। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल ही नहीं भाया। जी मचलाने लगा, पर धीरे धीरे अब सहन हो चला। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। गहरे जाना कहने से मतलब है कि समुद्र की गहराई की ओर जाना, नीचे की ओर। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंघे, जालीदार मछलियाँ, कई कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। और मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था। सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ इसके पास आ जाती थीं और जब यह भूखी होती थी तो पेट भरकर उनका भोजन करती थी। विचित्र है। जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहाँ भी जंगल हैं। छोटे ठिंगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत से उगे हुए हैं। वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधे तथा महा आलसी हैं। तो ऐसी पहाड़ियों की गुफा में भी बहुत सारे जीव रहते हैं। निपट अंधे का मतलब है कि पूरी तरह से अंधे हैं और महा आलसी हैं। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वहीं पड़ा रहना ठीक था, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। तो इस तरह से सभी खोज करने के लिए आगे बढ़ने लगे। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थीं और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए असह्य था। हमारे अगुआ कांपे और देखते देखते उनका शरीर ओशन और हद्रजन में विभाजित हो गया। तो यहाँ पर असह्य का मतलब होता है जिसे सहा न जा सके, असह्य। जिसे सहा न जा सके, असह्य। तो ये उनके लिए ये हमारे लिए बहुत असह्य था, क्योंकि एक ऐसी जगह ये लोग पहुंच गए थे जहाँ की तापक्रम बहुत ऊंचा था, यानी गर्मी बहुत अधिक थी। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए।
मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक ओर निकल भागी और हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ की इस तरह से वो बूंद जो है वो ऐसे स्थान पर पहुंची जहां पृथ्वी का गर्भ रह रह कर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धमाका हुआ। हम बड़ी तेज़ी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही हैं। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और उसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी, जैसे कि ज्वालामुखी में होता है। तो बच्चों, आज हम लोग इस पाठ से यहाँ तक पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।